अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान के जो सपोर्टर्स हैं वो डी चौक पहुंच चुके हैं, रेड जोन में दाखिल हो चुके हुए हैं। इंशाल्लाह उसकी अपडेट आपको बहुत जल्द दूंगा, लेकिन ये अपडेट चूंकि ज़रूरी है, पाकिस्तानियों ने बहुत सा यूँ कह कि पाकिस्तानियों की आंखें, पाकिस्तानियों के दिल और कान जो हैं वो तुर्की के इलेक्शन पे भी मरकूज थे और बहुत से लोग रजब तैयब एर्दोगान को पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि तुर्की के हवाले से एक नरम गोशा, एक प्यार मोहब्बत पाया जाता है। तो जो लोग तुर्की के इलेक्शंस पर नजर रखे हुए हैं उनके लिए खास तौर पर वीडियो है। इससे पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रजब तैयब एर्दोगान जो है वो हार जाएंगे, क्योंकि उनका मुकाबला 6 जमाती इत्तेहाद से है और वो इत्तेहाद इस वक्त मजबूत है। 7 मिलियन के नहीं 70 लाख के करीब नौजवान वोटर्स दाखिल हुए हैं, शामिल हुए हैं। अब वो जो वोटर्स हैं नाजरीन, इन 7 लाख नए नौजवान वोटर्स का एतमाद रजब तैयब एर्दोगान पर नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इस वक्त इतना कांटे का मुकाबला है जो कि आज से पहले कभी देखने को नहीं आया, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते थे। उनके यूं कह लें कि उनके करीब भी कोई नहीं आता था व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। लेकिन अब जो दारोगलो हैं, उनका जो उनके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन रहनुमा है, जिनको 6 जमाती इत्तेहाद का ताउन हासिल है, वो इस वक्त जो है वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि टाई पड़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि टाई कैसे पड़ सकता है, रजब तैयब एर्दोगान को काफी ज्यादा वोट मिले हैं। नहीं, तुर्की के इलेक्शन रूल्स के मुताबिक किसी एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा, यानी कम से कम 51% वोट स्कोर करने हैं, तभी वो सदर के लिए मुंतखब हो सकता है। अभी सूरत हाल नाजरीन ये है इस वक्त कि सदारती इंतखाब डिले होंगे। 28 मई को अगला राउंड होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। पर्सनली अगर देखा जाए नाजरीन, बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं होता कि अच्छा यार एक तरफ जो है वो 3-4 जमातें इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने तकरीबन कुल मिला के 70% वोट लिया 4 जमातों ने, और एक जमात ने 30% वोट लेके ये दावा कर दिया कि वो पूरी की तुर्की की आवाम जो है उसकी नुमाइंदगी करिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि तुर्की की आवाम की नुमाइंदगी 6 करोड़ वोटों में से कम आपके पास 3 करोड़ से जायद वोट होने चाहिए, तब जाके आपको हम सदर मानेंगे। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है मैं बता देता हूँ आपको। रजब तैयब एर्दोगान समेत 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। वोटर्स का टर्न आउट 88% से ज्यादा है। ये बहुत बड़ा टर्न आउट है और किसी भी महज़ब मुआशरे में तकरीबन इतना टर्न आउट होना चाहिए। लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तुर्किया में सदारती इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी थी और कोई भी उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। अब 28 मई को पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान और कमाल ओगलो में रन ऑफ इलेक्शन होगा। यानी अब जो 2 रनर्स अप है, जो पहले नंबर पे आया और जो दूसरे नंबर पे आया, उसके दरमियान आपस में इलेक्शन होगा। जो बाकी कंटेस्टेंट थे, यानी जो बाकी उम्मीदवार थे, वो इसमें से माइनस हो गए, उनको इसमें से निकाल दिया गया है। तो अभी भी आप देखा जाए तो जो रजब तैयब एर्दोगान है, उनके वोट जो है वो कमाल ओगलो से ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो 50% की अक्सरियत हासिल नहीं कर सके, लिहाजा इसलिए उनको वहां से दोबारा अब रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब तुर्क मीडिया के मुताबिक सदारती इंतखाब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अपोजिशन रहनुमा कमाल कलीच दारोगलो, इनके दरमियान सख्त मुकाबला चल रहा है। अब तक 99.96% नताइज मौसूल हो चुके हैं, इसको तकरीबन 100% आप कह सकते हैं। अच्छा, अब अगेन रजब तैयब एर्दोगान ने 49.3% वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे, जबकि अपोजिशन लीडर कमाल कलीच दारोगलो, उन्होंने 45% वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे उम्मीदवार हैं सनान और अनान। अब तक इन्होंने 5.2% वोट हासिल किया। अब आप डिफरेंस देखें कितना ज्यादा है, 49%, 45%, और जो थर्ड नंबर पे है वो 5%। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है। 50% से ज्यादा वोट ना लेने पर 28 मई को इंतखाबात के दूसरे मरहले में फैसला होगा, जिसमें पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार शरीक होंगे। अब टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद है 6,06,97,883। 28वीं मुद्दत की पार्लियामेंट के लिए मुनक्कदा आम इंतखाबात में 24 सियासी पार्टियों और तुर्किया भर से 151 आजाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि टोटल जो पार्लियामान की नशिस्तें हैं वो 600 नशिस्तें हैं, 24 पार्टियां हैं, 151 आजाद उम्मीदवार हैं और मुकाबला इस वक्त सख्त है। तो अभी दोस्तों जो सदर रजब तैयब एर्दोगान है, इन पे करप्शन के केसेस भी हैं,
یہ قدامت پسند رہنما بھی ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترکی کو انہوں نے جو ہے وہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کی بجائے جس کی بنیاد کمال اتاتürk نے رکھی تھی, انہوں نے اسلامی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے. اور جو ینگ ترک ہے یعنی جو نوجوان ترک طبقہ ہے, 7 ملین کے قریب نیا رجسٹرڈ ووٹر شامل ہوا, اس کے کچھ تحفظات ہیں. ان تحفظات کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ رجب طیب اردوان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ان کو ایک بڑے عجیب و غریب منطق وہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہم جب بچے تھے تب بھی رجب طیب اردوان کو دیکھتے تھے, جب ہم لڑکپن میں آئے تب بھی ہم نے رجب طیب اردوان کی شکل ہی دیکھی, اور اب جب ہم رجسٹرڈ ووٹر بن چکے ہیں, ہم 21 سال سے زائد ہماری عمر ہو چکی ہے, تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں رجب طیب اردوان کو. تو وہ تبدیلی چاہتے ہیں بیسیکلی. جیسے پاکستان میں ایک طبقہ تھا اس کو تبدیلی کی بہت خواہش تھی, تو وہاں پر بھی تبدیلی کی خواہش رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور رجب طیب اردوان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب نے بھی ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا ہے, مغرب بھی ان کو اتنا خاص کوئی پسند نہیں کرتا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رجب طیب اردوان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات مغرب کی جانب سے لگائے جاتے ہیں. ان کے کمال جو داروغلو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پروگریسو آدمی ہیں, وہ تھوڑے ماڈرن خیالات کے آدمی, کیونکہ وہ بھی بزرگ ہیں لیکن ان کے خیالات چونکہ ماڈرن ہیں, وہ مذہبی قدامت پسندی اتنی پسند نہیں کرتے. لہذا ترکی کو واپس ماڈرن ایج میں لانے کے لیے ہی ول بی دا رائٹ چوائس. اور ترکی کو چونکہ یورپی یونین کا حصہ بننے کی بھی خواہش ہے, بڑی پرانی خواہش ہے, اس کو نقصان پہنچایا رجب طیب اردوان نے اکارڈنگ ٹو سم ترکس. تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ رجب طیب اردوان کو مشکل ہوا. پھر ایک اور چیز کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ علاقے جہاں پہ رجب طیب اردوان کا, یہ ترکی کے نارتھ کے علاقے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ووٹ ہے رجب طیب اردوان کا, یہ وہ علاقے ہیں جو زلزلہ متاثرین کے علاقے ہیں. تو زلزلے کے بعد وہاں پہ 50,000 لوگ آپ کو پتہ ہے ترکی کے وہ جاں بحق ہوئے, مارے گئے. تو زلزلے کے بعد ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ اس طرح سے ریلیف نہیں مل سکا. لیکن ایک بات یہاں پہ میں میسج دینا چاہتا ہوں, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, سیکیورٹی کو, حالات کو خدشہ بنا کے, حالات کے پیش نظر بہانہ بنا کے الیکشنز ملتوی کیے جا رہے ہیں. ترکی ایک ایسا ملک جس نے 50,000 جانیں گنوائی ہیں, تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ وہاں پہ آیا ہے, انہوں نے اس زلزلے کو بہانہ نہیں, حالانکہ چاہتے تو بہانہ بنا سکتے تھے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات, ابھی اس وقت جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ رجب طیب اردوان ہے, وہاں پہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آئی, وہاں پہ ایسا نہیں ہوا کہ جناب کے کوئی نیوٹرل سیٹ اپ لایا جائے اور پھر الیکشنز کروائے جائیں. انہیں اعتبار ہے اس بات پہ, حالانکہ رجب طیب اردوان نے گیس پرائسز میں چند دن پہلے, الیکشن سے چند دن پہلے گیس پرائسز میں سبسڈی دی, اپنے جو 7 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, 45% اضافہ کیا. اس کے باوجود بھی اپوزیشن نے شور نہیں مچایا کہ یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. تو یہ ایک اچھی روایت ہے کیونکہ ترکی سے ہمیں سیکھنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ نگہبان.